जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा की इस एप्लीकेशन पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। होली की हर एक रंग आपके जीवन में हर तरह से खुशियां लाए और वो खुशियां आपके जीवन में आपको सफलता दिलाए। चलिए इसी शुभकामना के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। जी हाँ, F1 का चैप्टर 1 का कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आता है उसे कैसे डील करेंगे एग्जाम में आप, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आता है उसे कैसे डील करेंगे, कितने शब्दों में करेंगे और कैसे बनाएंगे। आपका जो आंसर लिखने का जो कला होना चाहिए एग्जाम में वो इतना बेहतरीन होना कि आपके मार्क्स जो होंगे वो 100% मिले आपको। उसे आपके शब्दों और आपके लिखने की जो कला होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट सीखिएगा भी कि आंसर लिखे कैसे जाते हैं, कैसे आप इंट्रोडक्शन करेंगे पहले उस टॉपिक का, फिर उसका बॉडी पार्ट लिखेंगे, फिर उसका अचीवमेंट लिखेंगे, फिर उस पर आगे कंक्लूजन जाएंगे और कैसे डायग्राम यूज करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है डायग्राम यूज करना। और डायग्राम बनाएंगे तो अगर मान लीजिएगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 मार्क्स आपके लिखावट पर। और हर एक तरह के शब्द अपने होने चाहिए, किताबी भाषा में नहीं। अक्सर देखे जाते हैं कि बच्चे कॉलेज में जो एग्जाम देते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हैं, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि भाई सेम टू सेम कोई बुक से या कोई गाइड से बच्चे सेम टू सेम वहां पे क्या करते हैं, छाप देते हैं एग्जाम में। लेकिन ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका स्कोरिंग जो होता है वो एवरेज हो जाता है एग्जाम में। एवरेज कहने का मतलब है आपको 60% से लेकर 70% या हाईएस्ट 75% तक जाएगा। आप ये करेंगे सेम गाइड वाली बातें लिख करके 80% मार्क्स ले आओ, 85%, 90%, 100% ले आओ, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपके अपने शब्द और लहजा होना जरूरी है और लिखावट आपकी अपनी कला होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप सीखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए नोटिस जो ये सामने रहा कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी भी ऐसे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे करके कॉलेज में एडमिशन करवा लिए हैं, अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं। तो अब देर किस बात की, आपकी सफलता की एक नई आयाम मिशन सिलेक्शन अड्डा की ओर से दी जा रही है। तो आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर लीजिए, आप बैच ज्वाइन करिए। और ये बैच में अभी आपको होली की जो है एक सुपर डुपर ऑफर चल रहा है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 699 में कंप्लीट F1 से लेकर F12 तक की पूरी कोर्सेस। साथ ही में आपको बुकलेट दिए जा रहे हैं जो प्रिंट साइज बुकलेट है विथ डायग्राम। ऐसे बुकलेट में आप देखे होंगे फर्स्ट वाला जो बुकलेट मिला है, बहुत जल्द आपको सेकेंड वाला मिलने वाला है। तो उसमें आप देखेंगे, आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे बुकलेट से तो बहुत कुछ आपको समझ में आता है। बेहतरीन आप उसमें आंसर लिख सकते हैं उस बुकलेट को रीड करने के बाद। और साथ ही में आपको गाइड दिए जा रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस है बहुत सारे। फिर आपको 2019 से लेकर के 2024 तक का कंप्लीट सारे पेपर्स का क्वेश्चन आंसर PYQ में दिए गए और उसका एनालिसिस भी किए गए। तो कंप्लीट पैकेज है, आपको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा फी है, इसमें आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फी वाजिब में 999 जो चल रही थी, तो आप लोग के ही डिमांड पर इस फी को वापस कर दिया गया 699, ताकि ज्वाइन करिए। फी मायने नहीं रखते हैं, प्यासे के लिए पानी मायने रखता है, पानी की कीमत मायने नहीं रखता है। तो वही चीज़ है, अगर आप चाहते हैं बेहतर करना तो फी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका डेडिकेशन, आप पंक्चुअलिटी होना और कोई भी कार्य करने से पहले एक सही रणनीति होना। तो कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल रखिएगा, सर क्वेश्चन जो आता है वो कितने टाइप का होगा। क्वेश्चन 2 टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आते आपके एग्जाम में। क्या आता है, सब सब्जेक्टिव आते हैं। और सब्जेक्टिव 2 टाइप के होते हैं शॉर्ट टाइप, एक होते हैं लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको ऑप्शनली दिए जाते हैं। जैसे आपको अगर 5 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक का जवाब या करके दिए रहेंगे और करके दिया रहेगा। 2 क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें 2 क्वेश्चन आता है, किसी एक का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर 2 क्वेश्चन रहेगा, किसी एक का जवाब दीजिए।
ऐसे करके शॉर्ट टाइप में रहते हैं। लॉन्ग टाइप में भी वही ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 दिए जाएंगे, उसमें से 1 सॉल्व करिए। अगर 2 क्वेश्चन आपको पूछना है तो 4 देंगे, उसमें से 2 सॉल्व करना। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टाइप का। ये चैप्टर 1 है, F1 का चैप्टर 1। ये क्या है बाबू? F1 का चैप्टर 1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं F1 चैप्टर 1, पहला चैप्टर का आप कंप्लीट आज शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सीखने वाले हैं। पहला हम लोग बात करें लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखेंगे। तो शॉर्ट आंसर लिखेंगे कैसे, उससे पहले जानकारी आपको रखना है कि शॉर्ट आंसर जो है कितने शब्दों में लिखेंगे। तो 70 to 100 यानी कि 70 से लेकर के 100 शब्दों में, ठीक है। 100 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 5-10 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप उठेंगे 150 शब्दों में लिख देंगे, तो कहीं ज्यादा होना भी, अति होना भी उतनी अच्छी बात नहीं है, वो भी कम होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो दोनों में देखेंगे, कम भी नहीं करेंगे, ज्यादा भी नहीं करेंगे, एवरेज में रखेंगे, ठीक ना। 70 कहने का होता है 70 शब्दों में जो आपका पंचुएशन होता है वो भी काउंट होता है। जैसे आप कहीं फुल स्टॉप लगा दिए, कॉमा लगा दिए, या आप जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए, तो वो सब भी आप काउंट होता है। अब डायग्राम काउंट नहीं होता है। जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आप चित्र बना रहे हैं, इससे आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। आउट ऑफ 5 की बात करें, लघुत्तरीय में हर एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन 5 नंबर अगर आपको देता है, 5 मार्क्स की अगर हम बात करें, तो इस 5 मार्क्स में आपको 2 नंबर जो होता है, 2 मार्क्स जो है आपको मिल जाता है। किस पर? डायग्राम पर। डायग्राम बनाने समय में आप एक से ज्यादा पेन का यूज कर सकते हैं, आप उसकी जगह पेंसिल का ज्यादातर यूज करना है, इसकी जगह आपको स्केच रहता है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें कुछ बातें को ध्यान रखना है। जैसे आप रेड पेन से नहीं लिख देना है इसमें, ठीक ना। आप जैसे कि आप पेन यूज कर सकते हैं, ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं, आप ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चित्रकारी कर दीजिएगा खूब अच्छा पेंट लगा लगा करके, नहीं, उतना भी नहीं करना होता, ठीक ना। ज्यादातर हम लोग को मेन रहता है पेंसिल यूज करना, और फिर रेड पेन, सॉरी आपका ब्लू पेन, और फिर बाकी आपको जो ब्लैक पेन, और साथ ही में आप ग्रीन पेन यूज कर सकते हो, ठीक ना। आइए जैसे डायग्राम देखें, डायग्राम से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे। ये जो आपका आंसर दिए गए, ये आंसर आपको अपने शब्दों में है। इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि आप एग्जाम में जाके यही छाप दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपका गाइड जो है, उस गाइड में बहुत अच्छे से जवाब दिए हुए हैं हर एक प्रश्नों का, सेम जाके लिख देंगे एग्जाम में। सेम आप लिख सकते हैं, नो डाउट, अगर वैसी परिस्थिति में जब आप अपने शब्द नहीं बना पाते हैं तब। लेकिन आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 100% हम श्योर कहेंगे कि आप अपने से शब्द खुद बनाएंगे वहां पे। तो पहला चैप्टर आपने पूरा पढ़ाई किया भी है, तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर का पहले बनाएंगे शॉर्ट टाइप, फिर आगे लॉन्ग टाइप में जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ रहा, प्रश्न संख्या 1 कि बचपन को केवल एक जैविक निर्मित क्यों नहीं माना जाता। एक जैविक निर्मित ही बचपन क्यों नहीं है? जैसे इंसान क्या है, एक जैविक प्राणी है, तो जैविक निर्मित कहने का मतलब है कि केवल जो है आप बायोलॉजिकल ही नहीं कह सकते हैं कि बचपन है, कि बच्चा जो है जन्म लेता है, अब शिशुअवस्था में, फिर आगे बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, तो ये जैविक स्थिति ही नहीं है, ये एक सामाजिक स्थिति भी है। यह एक समझने की बातें भी है कि बच्चे में जो इंप्रूवमेंट होती है, वो इंप्रूवमेंट कितने तरह से होते हैं? 4 तरह से इंप्रूवमेंट होते हैं बच्चों में। कौन कौन सा? जैसे इंप्रूवमेंट होते हैं पहले फिजिकल, तो फिजिकल इंप्रूवमेंट होते हैं, इसलिए उसको जैविक रूप से ज्यादातर माना जाता है। लेकिन केवल फिजिकली नहीं होता है, इसको ट्रिक्स भी बताए हैं, बैच आप किए होंगे तो क्लास में याद होगा, PCSE। इसको याद रखने का तरीका, पटना सेंट्रल स्कूल एजुकेशन, PCSE। बच्चों में इस तरह के विकास होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। और ध्यान रखेंगे आपके सीटेट के भी आप 50% से एवं तैयारी आपका फर्स्ट ईयर में ही हो जाएगा। सीटेट में भी ये सब पढ़ने को है। पी कहने का मतलब पटना सेंट्रल स्कूल एजुकेशन नहीं है जी। पी मतलब सुनिए, पी मतलब फिजिकल, बच्चों में भौतिक विकास होती है, जिसको लेकर हम लोग जैविक कहते हैं उसको। सी मतलब कॉग्निटिव, मतलब मानसिक, संज्ञानात्मक, मानसिक विकास होती है, उस अवस्थाओं से शुरू हो जाती है। फिर आगे एस मतलब सोशल, सामाजिक। यही सब तो मेन चीज है कि बच्चों में सामाजिकरण कैसे होते हैं, सामाजिक विकास कैसे होते हैं। वो जब परिवार से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पड़ोस के, समाज के, विद्यालय में जाएगा, तो उस किस तरह का सीखेगा। और लास्ट में होता है ई मतलब इमोशन। बच्चों में इमोशन डेवलपमेंट होता है, भावना आने लगता है। डांट दीजिएगा तो रोने लगेगा, ठीक है। अगर छोटा बच्चा अगर देखें अपनी फैमिली टाइप की ही गोद में जाएगा, दूसरे की गोद में नहीं जाना पसंद करेगा। कोई अनजाना आदमी आ जाए तो उसको गोद में लेगा तो रोने लगेगा, क्यों? उसमें इमोशन आ गया। वो चीज इमोशन को आप सब कुछ जोड़ के चलता है। तो आप जब भी होता है तो यही तरीका से यहाँ पे डेवलपमेंट इस तरह का होता है।
ठीक ना। ऐसा नहीं कि इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो जो इंसान में, जो बच्चों में ग्रोथ होता है और जो बच्चों में डेवलपमेंट होता है, वृद्धि और विकास, वो 100% ये नहीं कह सकते कि केवल वो जैविक रूप से ही होता है। जैसे यहाँ देखिए कि बचपन में केवल शारीरिक नहीं होता, ये कौन कहेगा केवल शारीरिक होता है। देख रहे हैं बच्चे में विकास कैसे होते हैं, सो केवल शारीरिक नहीं होता। अब ये यहाँ पे क्या किया, क्रॉस कर दिया गया, जैविक निर्मित बायोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट बच्चा नहीं केवल करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा बच्चा, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मित करेगा, समाज से बहुत कुछ सीखेगा, संस्कृति से सीखेगा, कल्चर से बहुत कुछ सीखता है बच्चा, ठीक ना, सभ्यता सीखता है। अब जैसे अलग अलग मजहब के लोग हैं, तो अलग अलग मजहब के बच्चे जो होते हैं वो अपने अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ उसमें ज्ञान रखते हैं। वही चलकर आगे चलकर क्या होता है, उसको आने वाले समय में उसको उस समाज में जीने के कलाएं सीखने को बहुत अच्छे एक मार्ग सुनिश्चित करता है। तो याद है कि सामाजिक सांस्कृतिक निर्मित करता है, ऐतिहासिक निर्मित करता है। यहाँ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट कहने का मतलब क्या है, समय के साथ बदलाव करना। अब बच्चे ऐसा नहीं कि अभी जो बच्चे नए वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं, जेन जी, अब वो पहले वाले जो लोग होते थे उसकी तुलना में दोनों में क्या बहुत बदलाव है। अब बहुत सारे गार्जियन बच्चे को डांटते हैं कि नहीं मेरे समय में ऐसा हुआ करता था, तुम क्या करते हो, तुम हमेशा ऐसे करते रहते हो। भैया बच्चों में हिस्टोरिकल भी कंस्ट्रक्ट चेंज कर रहा है, उसमें जो है ना ऐतिहासिक निर्मित भी बहुत सारी ज्ञान हो रहे हैं। और जिसके कारण क्या हो रहा है, वो समय के हिसाब से बदलना चाह रहा है, लेकिन पेरेंट्स समय के हिसाब से नहीं बदल रहे हैं, तो दोनों के बीच में आपसी सामंजस्यता क्या हो रहा है, आजकल बड़ी मुश्किल पड़ रहा। हर बच्चे, हर गार्जियन जो है अपने बच्चे को कंप्लेन नहीं करते हैं, बार बार शिकायत करते हैं, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। अरे वो धीरे धीरे बदल रही है समय के साथ, लेकिन आप नहीं बदल रहे हो अपने हिसाब से। आप देख रहे हो कि मेरे जमाने में ऐसा शर्ट पहना करते, तुम ऐसा शर्ट क्यों पहनते हो, तुम ऐसा पैंट्स क्यों पहनते हो। तो ये नहीं चलता है, बच्चों को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो बच्चों में विकास जो होता है, अब इससे भी अच्छा डायग्राम आप बना लीजिएगा। बच्चों में विकास जो होता है फिजिकली ही नहीं होता है, जैविक ही नहीं होता, कॉग्निटिव भी होता है, सोशल भी होता है और इमोशन भी होता है। अगर इमोशन आएगा, सोचिएगा, तो बच्चा कैसे संवेदन सीख पाएगा कि आपको जैसे कोई अच्छी बच्चा बैठा हुआ है, अब उसको कोई हम इंटरेस्टिंग वाला बात बोलेंगे तो काफी इंटरेस्ट से सुनेगा वो। अगर हम उसको जोक वाली बात बोलेंगे तो खूब हंसेगा वो। अगर उसको हम इमोशन वाली बात बोलेंगे कि जानते हैं एक बार ऐसा हुआ था कि एक बेगर ऐसा मिला, भिखारी मिला हमें, जो 2 दिन से भूखा था और वो उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी था, नन्हा सा, वो बच्चा भी भूखा था। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा क्या होता है, सिंसियर हो जाता है कि कैसा भूखा होगा छोटा बच्चा। जानते हो बच्चा कितनी बड़ा था, वो आप ही की उम्र के बच्चे थे। बच्चा काफी सिंसियर होकर सुनता है, यानी कि इमोशन में बच्चा में डेवलप करना होता है। इसको अच्छा से डायग्राम बना के, चित्र बना के दिखाइए कि जैविक से कैसे बच्चा आगे चल करके सोशल होता है, कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक चीज सीखता है, फिर इमोशन सीखता है। इस तरह का विकास भी बच्चे में होते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि केवल जैविक निर्मित ही नहीं होता है बच्चों में भी, उसका बचपन केवल जन्म लेने और शारीरिक विकास यानी कि जैविक निर्मित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक निर्मित भी है। इसका अर्थ है कि अलग अलग समाजों, संस्कृति और ऐतिहासिक कालखंडों में बचपन को अलग अलग तरीकों से देखा और समझा गया है। तो ये पहला इंट्रो होता है। कोई भी टॉप क्वेश्चन का जवाब देने से पहले इंट्रो करिएगा। इंट्रो मतलब उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो वहां से पूछे गए। पूछे क्या गए कि बच्चों में केवल जैविक निर्मित क्यों नहीं मानता उसको, तो ये जैविक निर्मित का पहला चर्चा करेंगे। ये आपको इंट्रो हो गया। इंट्रो यहां तक हो गया कि बचपन केवल जन्म लेने और शारीरिक विकास यानी कि जैविक निर्मित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निर्मित भी क्या कहता है, माना जाता है इस चीज का। इसका अर्थ होता है अलग अलग समाजों, संस्कृति और ऐतिहासिक कालखंडों में बचपन को अलग अलग तरीकों से देखा गया है। समुदाय और मीडिया जैसे संस्थाएं बचपन के तरह की समुदाय में सबसे बड़ा चीज देखता है। ध्यान रखिएगा कि आधुनिक समय में माता पिता, परिवार, समुदाय, मीडिया जैसी संस्थाएं बचपन में सामाजिकरण को आकार देती है। बचपन में शुरू कहां से बच्चा करता है। अब एक कहेंगे आपको मन में चलेगा सर एक क्वेश्चन 2 डायग्राम बना देंगे, नहीं, एक 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 डायग्राम बनाएंगे तो फिर आगे समय आपका कम पड़ जाएगा एग्जाम में। और भी तो प्रश्न है बेहतर करना, तो एक ही डायग्राम बनाएंगे और अच्छे। जैसे हम क्या सिखाए थे बैच में कि जब खाना ज्यादा हो और खाना आपको कम है, खाना थाली में ज्यादा है और आपको भूख कम लगा हुआ है, तो आप उसमें मेन चीज चुन के खा लेते हैं। और जब भूख ज्यादा हो और खाना कम हो तो सब खा लेते हैं। अर्थात आपके पास नॉलेज ज्यादा है, बेहतर तरीका से लिख सकते हैं, तो अच्छे अच्छे शब्दों को चुनाव करिए, अच्छी तरह से डायग्राम बनाइए और वही आप दीजिए सामने वाला को। उसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइए। अब 2019 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन तो हम पहले से ही बनवा देंगे, तो आपको वहां जाएंगे 2025 के सेशन वाला जो एग्जाम देंगे उसमें आपको बहुत बेहतरीन जवाब देना, पहले से ही कला रहेगा आपको लिखने का।
तो बच्चा में सबसे पहले कहाँ शुरू होता है उसका विकास? उसका परिवार से होता है, उसके माता पिता से होता है, फिर समुदाय आस पड़ोस से होता है, फिर मीडिया संस्थाएं जो आप स्कूल कहते हैं, मीडिया कहते हैं, समाजीकरण का आकार देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बचपन समाज द्वारा ही गढ़ा जाता है। वो क्या होता है? समाज द्वारा ही बचपन गढ़ा जाता है। ये अर्थात बच्चों को सामाजिकरण से ज्यादा विकास होने मिलने को मिलता है, ना कि केवल फिजिकली होता है। ओके, तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे। 70 से 100 शब्द कहने का मतलब है कम से कम 7 से 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन तक आपका होना चाहिए। एक लाइन में जनरली 8 से 10 शब्द होते हैं, तो एवरेज लेके चलिएगा। इन्हीं की गिनने लगेगा एग्जाम में, गिनने का वक्त नहीं रहता हो, तो इतना ना प्रैक्टिस करें कि अपने लाइन में इतना धुरंधर बन जाओ कि सामने वाला जब आपकी एबिलिटी को देखे तो उसे आंख चकाचौंध हो जाए कि बाप रे, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करके ही पहले से ही आया हुआ है। तो घर से ही आपको जैसे बताएं बैच में, उस तरह के नोट्सबुक पहले घर से ही बना करके आपको अपने आप को क्लियर कर लेना है। चलेंगे तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्राथमिक समाजीकरण जो होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है, इसके बारे में हम लोग जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में वो किस तरह का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि प्राथमिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारक कौन कौन है। प्राथमिक कहने का मतलब बेसिक लेवल का, बच्चा शुरुआती लेवल का डेवलपमेंट कहां से करता है, किस तरह करता है, कैसे होता है। तो ये तो आप हर बच्चे जानते होंगे कि बच्चा का शुरुआती कहां से होता है। सबसे पहले उसका प्रथम गुरु यानी कि फर्स्ट टीचर माता पिता से होता है, परिवार से होता है, पहला होता है परिवार से, कहता बुनियादी बेसिक रखता है। पहले माता पिता उसके गुरु होते हैं, फिर बुनियादी कहां से रखता है, परिवार से रखता है, फिर आगे पड़ोस से रखता है, अपने सामाजिक व्यवहार सीखता है अपने पड़ोसियों से, और तब क्या होता है समुदाय में जाता है, जहां वो क्या सीखता है, धर्म सीखता है, संस्कृति सीखता है, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं। तो ये चीज उसके बाद क्या होता है, स्कूल हो जाता है। तो यहाँ पे उतनी बात नहीं करके सीधी सी बात कह रही है कि प्राथमिक समाजीकरण स्टार्टिंग लेवल का जो आपका समाजीकरण होता है, बच्चों में सोशलाइजेशन होता है, आप क्या समझते हैं इसके मुख्य कारक कौन है। मुख्य कारक तो यही इसके मुख्य कारण के प्राथमिक है, यही 4 गो मुख्य। इसको अगर सब्जेक्टिव में पूछता शॉर्ट टाइप में तो आप डिस्क्राइब करते इसको अच्छा से, लेकिन ये लॉन्ग टाइप में नहीं पूछ करके, सॉरी लॉन्ग टाइप में नहीं पूछ कर क्या पूछा है, शॉर्ट टाइप पूछा है। इसको डिस्क्राइब नहीं करना, केवल इसके बारे में आपको 7 से 8 लाइन 10 लाइन तक लिख देना है अच्छे से, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन बना करके। जैसे यहां देखिए पहला करा कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया का वह पहला चरण है जिसमें बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार आस पड़ोस के संपर्क में आकर के जो आपका बुनियादी मूल्य होता है, विश्वास व्यवहार सीखता है। तो ये उसका इंट्रो हो गया, ये इंट्रो हो गया। इससे आपको 1 से 2 नंबर मिल जाता है। 2 नंबर आपको यहां से मिला, कैसे नंबर मिलेगा ये तो आपको बहुत अच्छा क्लास सीखना होगा। 2 मार्क्स यहां से मिल गया, 1 नंबर यहां से मिल गया, 3 नंबर। अब 2 नंबर यहां पे बॉडी से डिपेंड करता है, बॉडी और कंक्लूजन पे क्या जाइएगा। इस चरण में माता पिता की यही मेन लाइन है, यही मेन लाइन है, इसको कहते हैं बॉडी। ये मुख्य भाग होता है, मेन होता है। इससे आपको 1 से 2 नंबर यहां से मिल जाता है और लास्ट का 1 नंबर मिल जाता है। यही से 5 नंबर तैयार होते हैं। ओके, जैसे इस चरण में माता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होता है, पिता से ज्यादा किसका, माता का, जिन्हें बच्चे का प्रथम गुरु कहा जाता है। यही सब आपको सीटेट में भी होता है, मिलता है। धर्म संस्कृति जेंडर जाति से जुड़े प्राथमिक व्यवहारों की मेन जो शुरुआती होता है, पहले जो जड़ होता है वो कहाँ से होता है, अपने परिवार से शुरू होता है। अपनी मम्मा उसको सिखाती है सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, आगे बढ़ता है। इसके मुख्य कारक क्या होते हैं, माता पिता परिवार और समुदाय। बस इतने छोटी सी शब्द में जवाब देना है, ठीक है। अब वही लॉन्ग में पूछोगे तो हम और डिस्क्राइब करके बताएंगे, एक चीज को तोड़ के बताएंगे, इसका हेडलाइन ले लेंगे कि इसके इस तरह के इसके आयाम होते हैं। अब इस आयाम या कारक को हम अलग अलग तोड़ेंगे। जब आप लॉन्ग टाइप में पूछेगो और शॉर्ट टाइप में पूछे तो केवल हम उसको डायग्राम से और शब्दों से दिखा देंगे। ओके, एक वेल ट्रेंड स्टूडेंट जो पहले से ट्रेंड होके गया है, टीचर के द्वारा हर चीज को सिखा के भेजा गया वो, और एक जो अपने से पढ़ के जाते हैं वो, दोनों में बहुत अंतर दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप बहुत सारे बच्चे विश्वास करते हैं और क्लास में ज्वाइन भी किए। अगला हम लोग बढ़े, अगला क्वेश्चन उठाएं इस टॉपिक से। ये जो अगर फिलिप एरीज के अनुसार बचपन जो होता है, इसके अनुसार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिलिप एरीज का क्वेश्चन आएगा, इतिहासकार फिलिप एरीज के अनुसार बचपन की अवधारणा क्या थी। ये फिलिप एरीज का कई बार पूछता है। ये आपको क्या करते हैं, ऐतिहासिक चीज से जोड़ते हैं बचपन को। कैसा बचपन में पहले कैसे होता था, लोगों में कैसे विकास होता था। तो मध्य युग से पूर्व, बिफोर मिडिल एज जो होता था, पहले के जमाने में आप सोचे होंगे कि पहले जैसे आपका हड़प्पा संस्कृति की अगर बात करें तो उस समय भी कई बार ऐसा हुआ कि
देखने को मिला है लोगों को कि पहले ज़माने में भी लकड़ी का, मिट्टी का छोटा सा खिलौना हुआ करता था। इससे ये साबित होता है कि बचपन जो इंसान का बीतता था वो ट्वाई एज जो कहते हैं उसको, उस तरह का लोग पहले भी किया करते थे। पहले के लोगों में ये देखा गया इतिहास में कि लोग जो घर बनाते थे उस घर का दरवाजा जो है वो रोड साइड में नहीं देते थे, ठीक ना, इसलिए कि बच्चों के क्या हो, प्रोटेक्शन मिले। ऐसा नहीं कि बच्चा खेलते खेलते घर से बाहर निकल जाएगा और फिर रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन आज के लोगों में सोच देखिए, सीधे एकदम रोडे पे घर बनाएंगे, दरवाजा तो और रोडे के साइड में देंगे, और तब कहेंगे कि हम बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे आपको इतिहास से सीखना चाहिए। तब मध्य युग से पूर्व क्या है, जब इस एज में आता है बच्चे तो क्या होता है, आगे शिशुअवस्था है, उसके बाद क्या होता है, वयस्क समाज का हिस्सा बनता है। और तब कहा कि स्वतंत्र बचपन की अवधारणा ही नहीं होती, अस्तित्व में नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं, वयस्कों के समान व्यवहार करते हैं। बच्चे सीखते हैं अपने परिवार से, आप जैसे करेगा वैसे तरह का बच्चा भी सेम टू सेम करेगा। तो फिलिप एरिज ने क्या कहा, प्रसिद्ध इतिहासकार फिलिप एरिज के अनुसार मध्य युग, मिडिल एज से पूर्व समाज में बचपन की कोई अपनी स्वतंत्रता और अलग अलग अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी, कि इसे स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्रता नहीं था बच्चों में कि आप खुद करके अपने से खुद डेवलपमेंट करेंगे या बच्चों का डेवलपमेंट एक अलग इंडिपेंडेंट रूप में होता हो, ऐसा नहीं है। उससे जुड़ा हुआ चीज था, वयस्कों के समान व्यवहार करने वाला, कि बच्चे में क्या होता है कि जैसे वयस्क किए ना सेम टू सेम वो करेंगे, मतलब सेम टू सेम हिस्टोरिकल चीज को अपनी जैसे दादा परदादा किए तो पापा वैसे किए और पापा वैसे किए तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, उसका आने वाला बच्चा भी वैसे ही करेगा। ये चीज क्या हो रहा है, ऐतिहासिक चीज को बार बार उलट पुलट कर रहे हैं सब। उस समय बच्चों का अलग क्या करेंगे या विशेष वर्ग नहीं माना जाता था। जैसे कि बच्चे की शिशुअवस्था है समाप्त होती थी, उसे सीधे तौर पर वयस्क समाज का हिस्सा मान लिया जाता था। काम कराने में माता पिता का हाथ बटाते थे। बच्चा थोड़ा सा बचपन अगर बढ़ा हुआ, शिशुअवस्था बड़ा हुआ, 2 साल से बड़ा हुआ, अब वो धीरे धीरे काम सब करने शुरू कर दिया। पापा के साथ खेत में जाना, पापा के साथ अपने जहाँ पापा उसका जो कार्य कर रहे हैं उस काम को में उसका हिस्सा होना, ये सब बच्चा को शुरू हो जाता था। इतना ज़्यादा नहीं था डिस्क्राइब कि पहले बाल्यावस्था, शिशुअवस्था है, फिर बाल्यावस्था है, बच्चा को प्रॉपर ये चीज़ दिया जाए, प्रॉपर आगे बाल्यावस्था के बाद ये किया जाए, वो किया, इतना नहीं था उस समय। उस समय सीधा था कि बच्चा खड़ा हो गया, चलने बोलने लगा, थोड़ा मोड़ा समझदार बन गया, अब काम करना शुरू कर दिया। वो इस तरह के पहले था। किनके हिसाब से, फिलिप आपके एरीज के हिसाब से। तो सीधे तौर पर वयस्क समाज का हिस्सा मान लिया जाता था और उन्हें वयस्कों के समान व्यवहार की उम्मीद किया जाता था कि भाई तुम्हारा भैया ऐसे कर रहा है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पापा तो ऐसे नहीं, कि बहुत बोलते ना अभी भी, देखिए घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी उदी सुनते होंगे कि इसकी मम्मी तो ऐसा नहीं करती थी, ये क्या है ऐसा करती है। मतलब क्या कर रहे हैं, वयस्कों से व्यवहार जोड़ रहे हैं। बोलते कि नहीं तुम्हारा बाप ऐसे नहीं किया था, तुम ऐसे करोगे, बोलता कि नहीं। आप अगर कुछ कहिएगा कि दादी हमको ये काम करना है, तो बोले एक समझा देंगे, तुम्हारा बाप कभी ऐसा किया है, जब तुम्हारे बड़ा था ना तो हम उसको बहुत ऐसे करते थे, वैसे करते थे, एकदम सामान के रखते थे, डांट के रखते थे, कभी हिम्मत नहीं था कि हमारे सामने बोल देता। और आज तो हमारे सामने बोल रही है कि दादी हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे टूर करने के लिए, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको देख पा रहे कि दादी उस युग की है जिस युग में क्या था, फिलिप एरीज के सिद्धांत चलते थे कि जैसा आपके बचपन में आपके पिताजी किए वैसा सेम टू सेम करिए। आप घर एक मतलब जैसे कि अगर घर की महिला है, बेटी है, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि घर के करना दिल्ली से बाहर कदम रख दे बिना पूछे हुए, है? और आप क्लास हुआ तो सीधे क्लास करेंगे, सीधे घर आएंगे, अगल बगल कुछ भी नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। ऐसा मजा लेके आप कहेंगे कि हाँ क्लास खत्म हो गया 9 बजे में, हम आएंगे 10 बजे में, है? पता चलता है कि घर में आज कांड हो जाएगा। तो ये था किसके हिसाब से, फिलिप एरीज के हिसाब से। तो ये चीज अपने हिसाब से डिस्क्राइब करिए कि पहले के लोगों में क्या सोच था और उसको दिखाइए डायग्राम करके। लड़का से ज्यादातर लड़की लोग बड़ी डायग्राम बनाने में माहिर हैं जी, आप लोग बेहतर करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट टाइप ही अभी हम लोग का चल रहा है। बाल अधिकार, वाह बहुत अच्छा टॉपिक है। सहभागिता और संरक्षण का अधिकार, ये चाइल्ड राइट्स है, ये इसकी लेकर के पार्टिसिपेशन एंड करेगी प्रोटेक्शन। ये बच्चों में जो क्या है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि सहभागिता का रूप होना चाहिए, साथ ही में संरक्षण का, प्रोटेक्शन का। इसको लेकर के आपको क्या विचार है, इसको लेकर प्रश्न बना है क्या, सुनिए प्रश्न संख्या 4 में। बाल अधिकारों के अंतर्गत सहभागिता का अधिकार और संरक्षण का अधिकार क्या है, कि बाल अधिकारों के हिसाब सहभागिता और संरक्षण ये दोनों पर डिस्कस करना है। जैसे ये 2 पॉइंट बन गया, एक बन गया प्रोटेक्शन बच्चों को देना और दूसरा बन गया सहभागिता का अधिकार यानी कि पार्टिसिपेशन देना। बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कहते ना कि जब मेरा बाबू जब छोटा मतलब था, जन्म के कितना दिन के बाद कहते हैं कि लगभग 1-1.5 महीने के बाद मुझे ना, जैसे हम बैठे हुए थे तो जो पटना में एक बड़ी बुजुर्ग आदमी मिले हमको,
तो वो बोले कि सुने कि एक बाबू हुआ है, तो हम कहे हाँ हुआ है सर। तो एक चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं कि बच्चा जो है ना, वो जब तक बच्चा 5 से 7 साल का ना हो जाए, सब कुछ उसको समझ में ना आ जाए, तब तक उसको ना माता पिता हमेशा चाहते हैं 24/7 अपनी आंखों के सामने रखे। वो क्या कर लेगा आपकी नजर के सामने अगर सोया हुआ है तभी आप सुकून में रहे, खास करके उसकी घर की माता। आप गौर करें, छोटा बच्चा है आपके, अगर देख रहे हैं बात कर रहा है, वो कहीं चला गया निकल करके, मतलब वो जो क्या किया, कहीं निकल गया, तो आपको तुरंत जब बातों से ध्यान टूटता होगा, तो आप में से ही बहुत से ऐसे होंगे जिनको ध्यान जाता होगा गया कहाँ वो कोई भी कांड कर सकता है। कांड तो समझते हैं ना, वो किधरों जाएगा, कुछ भी छू सकता है, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी कर लेगा। वो कई बार होता है कि माता अगर किसी दूसरी औरत से बात कर रही है, उधर जब चिल्लाना शुरू करते तब दौड़ के भागती है, कहाँ गया वो। ये बड़ी अच्छी मतलब गुर की बात बता दिए कि बच्चों में जब तक 5 साल का 7 साल का ना हो जाए, पूरी तरह समझ ना आ जाए, ये आग है, ये पानी है, ये कीड़ा है, ये सांप है, ये चीज है, किसको ये करने से ये होता है, ये कट जाने वाला चीज है, ये फूट जाने वाला चीज है, तो तब तक आप उसको 24/7 हमेशा आंखों के सामने रखें। बचपन का किया गया माता पिता का गलती जो होता है बच्चों पर जन्म भर का बहुत बुरा प्रभाव डालता है। कितनी अच्छी बात बोले, इसलिए बड़े बुजुर्ग को सामने बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बचपन में क्या करता है बच्चा, कुछ कर लिया आपके हाथ में, कुछ काट लिया, चाहे माथे फोड़ लिया, कुछ भी कर सकता है वो। और तब फिर उसका क्या होता है, जन्म का उसका पूरे जन्म भर का उसका कोई ना कोई पैर लग गया। अब वो क्या करता है, जब बड़ा हुई होता है कहता कि देखो इसका एक अंगुली कटा हुआ है, बचपन में ऐसा कर लिया था, होता कि नहीं। इसलिए आप भी क्या करते हैं, हमेशा उसको चाहते हैं 24/7 नजरों के सामने रखे। छोटा है बच्चा है, अगर मम्मा किसी को दूसरे की गोदी में अगर दे देती है तभी वो सुकून में रहती है। वो भी कब, जब जानते हैं, उसको भी कह देती है कहीं रखिएगा नहीं, रखिएगा तो सामने ही रखिएगा, है ना। अब इन्हें कि आप बैठ करके बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अब बच्चा पता चला कि कहीं और से निकल गया, कोई ना कोई कांड कर लेगा तुरंत में वो। तो बच्चा क्या करना, संरक्षण सबसे पहला अधिकार है आपका, राइट टू करेगी प्रोटेक्शन। बच्चे को प्रोटेक्शन देना, उसको भी ना समझे, उसको क्या पता है कि ये आग है, ये पानी है, कटने वाला चीज है, ये फूटने वाला चीज है ना। वो तो सीढ़ी पर से भी जंप लगा देगा, उसको क्या पता कि नीचे गिरेंगे तो माथा फूट जाएगा। तो उसको प्रोटेक्शन दीजिए। अर्थ, बच्चों को हर प्रकार के शारीरिक मानसिक शोषण दुर्व्यवहार क्रूरता से बचाना है। मानसिक शोषण कहने का मतलब है कि जैसे कोई आदमी ऐसे भी मिलेंगे आपके परिवार में, जो बच्चा क्या करेंगे, डांटना शुरू करेंगे, हंसेगा तुम, हंसेगा मारना, तो ये क्या होता है, बच्चा डर जाता है। या कोई ऐसा आदमी के बच्चा को डर आ रहा है, चलो तुमको गैया के पास देते हैं, तुमको गैया का सिंग भोंकवा देंगे। अब बच्चा को ले जाएगा, जैसे गैया ऐसे करेगी, बच्चा डर जाता है जोर से। अब क्या करेगा, बार बार वो करेगा अपना इंटरेस्ट के लिए। बच्चा रो रहा है, कई ऐसे मिलेंगे परिवार में, रिश्ते नाते में लोग, बच्चा मतलब काफी बिलख के रो रहा है और वो अपना खुशी आ रहा है। कई आदमी ऐसे होते हैं देखे समाज में, जब बच्चा रोता है ना तो अंदर से खुशी आता है, और करेगा, लो गैया के पास हम तुमको रख देते हैं। बच्चा रो रहा है बिलक बिलक के, तो इससे क्या होता है, बच्चों में मानसिक शोषण दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ क्रूरता जैसा हो रहा है। इससे क्या होता है, उसमें सदमा हो जाएगा, वो डर जाएगा, उसको कहेगा देखो अब भूत बन के दिखा दिया उसको। अब वो क्या करता है, रात को कोई आदमी को देखेगा भी तो जोर चिल्लाएगा, मम्मा भूत आ गया। उसको लगता है कि भूत ही चाहिए होता है, उसके मन में ऐसा डर पैदा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों में एक समुचित विकास नहीं हो पाता, मन में डर हो जाता है। डर के कारण क्या होता है, वो ऐसे कर, मतलब कहे जो चीज होना चाहिए वाजिब में, उसमें विकास उतना नहीं हो पाता। इससे आपको प्रोटेक्शन करने की तो बहुत बार, अगर प्रोटेक्शन लिखने लगेगा आप बच्चों का संरक्षण, तो 2 पेज भर दीजिएगा, लेकिन उतना आपको शॉर्ट टाइप में लिखना नहीं है। आगे, सहभागिता का अधिकार, राइट करेगी टू पार्टिसिपेशन करना। बच्चों में क्या होता है, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने या अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, अपने विचारों के प्रति समाज में आदर प्राप्त हो, उसको आपको कहिए, उसको सिखाइए, फिर उससे पूछिए क्या करना चाहता है। अच्छा दादी है, इसको प्रणाम करो, तो प्रणाम करेगा, उसको प्रणाम करना सीख रहा है। फिर आगे कहा नमस्ते कर रहा है, फिर नए लोग आ रहे हैं तो उनसे भी कह रहा है कि क्या नाम है, तो बोल रहा है, भाग नहीं रहा उसके सामने। अब देखिएगा बच्चा का नए लोग आ रहे हैं तो बच्चा वहां से भाग जाता है, अपने पूछे क्या नाम है तो बता देगा, दूसरा लोग पूछेगा तो भागेगा वहां से। तो क्या हो रहा है, बच्चों में इस तरह का विकास आप करिए, जो उसमें क्या हो रहा है, समाजीकरण भी आ रहा है, बच्चों में जो आपके प्रति स्वतंत्रता भी दे रहा है, उसको पूछिएगा। अच्छा क्या करोगे, जैसे बचपन आप कहानी पढ़ा करते थे कि मैं एक रेलगाड़ी खरीदूंगा, उस रेलगाड़ी में दादी को चढ़ाऊंगा, उस रेलगाड़ी में मम्मी को चढ़ाऊंगा, उस रेलगाड़ी में भैया को नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों, तो भैया हमको मारता है। बचपन में पढ़ते थे कहानी, भैया हमको मारता है इसलिए भैया को नहीं चलाऊंगा। ऐसे बच्चा बोलता है तो उसको स्वतंत्रता दीजिए, दादा दादी के पास बैठने दीजिए, उसकी कहानी पूछिए, उससे बात लड़ाइए, उससे वो पूरा खुल के बोलेगा। अच्छा तुम बताओ, तुम मेला जाओगे तो क्या क्या लोगे, तो हम ये लेंगे, क्या करोगे उससे, ये करेंगे, किसको देंगे,
अच्छा क्या खाओगे तुम, ये खाओगे, और मम्मी के लिए क्या लोगे, तो ये लोगे, पापा के लिए तो ये लोगे, दीदी के लिए क्या लोगे। इसे बात लड़ाई, उसे स्वतंत्रता दीजिए, विचार के प्रति समाज में आदर प्राप्त होगा उसको, और बहुत कुछ गुणवत्ता सीख कर बच्चा आगे बढ़ेगा। ये सब ऐसा चीज है ना कि बैच में जितना पढ़ा दिए हैं, आप जब लिखने लगेगा तो धुरंधर बन गए आप, लेकिन आपको उतना लिखना भी नहीं है, इसलिए एग्जाम में अच्छे शब्दों का चुनाव करके बहुत बेहतर पेश करिए। वैसे जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कहेंगे कि भगवान के लिए आप थोड़ा सा खीर बनाइए, तो थोड़ा सा खीर बनाइए तो आप कितना बेहतर बनाइएगा। आप चाहिएगा एकदम बहुत अच्छा बने, शुद्ध दूध में बनाए, खूब अच्छे से बनाए, उस दूध में आप चावल चीनी के तुलना अगर किया जाए तो प्रेम ज्यादा होता है उसमें, और जिससे मिठास आते हैं प्रभु के प्रति आपकी भक्ति प्रेम जो है और ज्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं। उसी तरह का आप अपनी कॉपी को इतना बेहतर लिखिए, अपनी मंजिल अपनी जन्नत समझिए उस चीज को, तब देखिए फिर मार्क्स जो आएगा तो वही आपको सफलता दिलाएगा जीवन में। तो ऐसे करके क्या करिए, डायग्राम बना करके फिर आगे बढ़िए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, कितना इसमें लिखेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, आरटी एक्ट, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सीटेट में पढ़ना पड़ता ना आरटी एक्ट। तो इस पर आपको क्वेश्चन जो पूछेगा ये कैसा पूछेगा, अच्छा मुद्दा है ये, टॉपिक अच्छा है आरटी एक्ट। बच्चों को दंड देना, आगे कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होता है बच्चों को, जो देखते हैं एनसीईआरटी के पीछे लिखा रहता है, एससीटीआरटी के पीछे लिखा रहता है 1098 वाला नंबर, देखे ना 1098 क्या होता है, बच्चों में आप जो पनिशमेंट देना, हरासमेंट हो रहा है उसके प्रति क्या करता है, बच्चों के लिए एक प्रोटेक्शन का एक दिया गया है, ताकि बच्चे क्या होते हैं अगर उसके साथ हरासमेंट हो रहा है, उसके साथ अगर मतलब बुरा हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसी प्रतिदिन। अब ऐसा कि बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, वो आपको धमकी देगा कि मैम हमको अगर कहिएगा होमवर्क करने के लिए तो हम 1098 पर कॉल कर देंगे। तो आप उसको समझाइए कि बेटा तुमको ये 1098 जो है ना वो होमवर्क नहीं करने के बाद कॉल करने के लिए नहीं है, ठीक ना, ये आपका क्या किसके लिए, समझाइए उसको कि अगर मान लीजिए कोई मैम है या मैडम है या टीचर है, वो पढ़ा नहीं रहे, खाली डांट रहे हैं, बच्चों को शांत कर रहे हैं ताकि प्रिंसिपल सर उधर से गुस्सा ना जाए। बहुत आदमी में ऐसा होता है, दुर्व्यवहार करने की आदत हो जाता है, पढ़ाने से बच्चे को नहीं रोकते हैं, वो पढ़ाने से बच्चों को नहीं संभालते, वो क्या करते हैं अपने डांट करके दबाट करके रखना चाहते हैं। जैसे अगर कोई औरत है या कोई ऐसी लोग हैं परिवार में जिसको बच्चे को खिलाना नहीं आता, किसको खिला के कैसे हम खुश करके रखे है, आपको उसकी मम्मा देख के चले गई कि बेटे थोड़ा सा रखिए, आधा घंटा हम आ रहे हैं, आप उसको डांट करके रखता है, चुप रहोगा, तुम बोलेगा नहीं, तुम यहाँ से हिलेगा नहीं, अगर तुम मुंह खोला तो मार खाएगा। तो ये क्या हो रहा, आप उसको डांट बांट रहे हैं। तो इसके लिए होता है स्कूलर में अगर ऐसा करते हैं आप बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे किसके लिए आपको ये चीज रहता है आरटी एक्ट 2009। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का बच्चों को दंड देने के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है। बहुत अच्छी बात है, जितना हम बता दिए उतना देख लीजिए आप। गलत दृष्टिकोण क्या होता है, शारीरिक मानसिक पीड़ा देना, डर पैदा कर रहे हैं उसको कि अगर तुम मुंह खोला तो ही मार खाएगा तुम अभी। जैसे बच्चा वो मुंह खोला, आप गिर गए, 2-4 थप्पड़ घींच दिए, अब अगला बच्चा सॉरी सदमल है कि मैम है कि कैसन आ गई ये पता नहीं कब आ जाएगी यहाँ से, है वो आपको मने मन गुस्सा कर रहा, लेकिन फिर भी शांत से बैठ कर क्या है, उसको डर है कि 1 घंटा का ये मैम अभी रहने वाली है, 1 घंटा में अगर कुछ भी करेंगे तो ये मार कर देगी खराब करके। तो ये क्या होता है, बच्चों में डर पैदा हो गया, इस तरह करिएगा तब आपको 1098 पर कॉल करके आपके प्रति अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। ये क्या करता है, कह कि आरटी 2009 द्वारा करेंगे समर्थित क्या होता है, सपोर्टेड क्या चीज है, ये सही दृष्टिकोण, प्यार और समझ, बच्चों को अच्छा स्वाभाविक करेंगे भूल सीखना, बच्चों में अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो समझिए उसका ये एक प्रकार का कही तो जैविक चीज है, ये एक प्रकार का उसका सामाजिक मानसिक एक प्रकार की अच्छी चीज है। आपको सर बच्चा गलती करेगा तो हम अच्छा मानेंगे, हाँ आप उसको ये भूल समझ के चलिए, उसको भूल है ये, उसका क्या है मिस्टेक्स है उसको, ठीक ना, तो उसको समझाइए। कितना हम स्टोरी बताए हैं अभी क्लास के दरमियान में आपको कि बच्चा अगर गलती किया, वो आप पढ़े होंगे बीरू की कहानी पढ़े थे, याद है बीरू वाली कहानी। तो बीरू जो है क्या किया, आम तोड़ लिया, तो आम तोड़ लिया तो उसमें आके क्या किया, उस गांव के जो जिनका आम तोड़ लिया वो मारे उसको। तो फिर टीचर क्या समझाए उसको कि इसको मारना नहीं है, बच्चों आम तोड़ लिया तो इसका भूल है, इसको समझाना है कि क्यों नहीं आम तोड़ना चाहिए, चोरी करना क्या है गलत है, इसको समझाइए अच्छा से, वो समझेगा। आप कहेंगे सर नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब है कि आपके समझाने में कहीं ना कहीं कोई कमी है। बच्चा गलती नहीं हो सकता, हम सीटेट वाला बैच में बताते हैं कोई भी तरह से बच्चा गलत नहीं है, आप गलत है। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है बैच में तो बच्चा की गलती नहीं है, ये हम बार बार बैचों में कहा करते थे ऑफलाइन सेंटर में कि आप अगर नहीं सीखते हैं इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती है मेरी है कि हम किसी न किसी तौर से ऐसा है कि हम आपके सिखाने लायक नहीं है, हम आपको सिखा नहीं पा रहे हैं, आपके ध्यान को हम एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। वैसे होता है कि अभी हम क्लास चला रहे हैं, आप 4 बजे बैठ करके अभी बैठे हैं पढ़ने के लिए, 10 बजे उठ के उधर जाइएगा, फिर उधर करिएगा, दिमाग को चल रहा है। तो वैसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आपको पहले क्या है कॉन्सेंट्रेट और कॉन्स्टेंट होना जरूरी है। आज के समय में क्या है, पहले कॉन्स्टेंट होइए, समान रूप से बैठिए,
खा पी लिए, पानी पी लिए, सब कुछ, अब दिमाग में कुछ नहीं चलना है। बैठ गए पढ़ने के लिए तो सर का पूरा क्लास करने के बाद ही उठूंगा, साथ में नोट्स बनाते रहूंगा, सर बताएं लिख लेंगे, फिर बताएं फिर लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ना। कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई क्या है, नित्य दिन सतत होने वाली प्रक्रिया होती है और ये धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट करेगी। आज के बच्चे क्या है, एक दो क्लास करते हैं तब सोच रहे हैं कि नहीं हमको एक दो क्लास में नहीं समझ में आया, अरे नहीं कैसे समझ में आएगा, ये सतत चीज है, कंटिन्यूअसली चीज होता है डेवलपमेंट। आप कंटिन्यू करिए, पूरे क्लास अच्छा से करिए, अपनी तरफ से बेस्ट इफोर्ट दीजिए, तब देखिए कैसे नहीं समझ में आता। क्या हम कुछ नया बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो आपके साथ घटित हो रहा है, समाज में जो चीज चल रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं सीख रहे हैं उसको। आप सीखने को तैयार ही नहीं होते। जब तैयार होंगे तब ना सीख पाएंगे, अपने ज्ञान चक्षु को खोलेंगे तब ना उसमें ज्ञान जाएगा। वो जो स्टोरी बताए तो याद होगा ना, कि घनघोर वर्षा हो गई और घर के आंगन में जो बर्तन था वो पलट के रखा हुआ था और महिला कह रही है कि रात वर्षा हुई नहीं, तो उसके ससुर जी कह रहे हैं कि रात तो इतना वर्षा हुई है, कैसे कह रही है कि मेरी बहू की वर्षा नहीं हुई रात। तो पूछे कि बहू रात तो बहुत वर्षा हुई है, तो बहू कह रही कि नहीं पापा जी रात वर्षा हुई नहीं, अगर वर्षा हुई होती तो सारे बर्तन खाली ही हैं। ससुर जी निकल के देखे कि भाई ऐसा कैसा हुआ, इतना वर्षा हुई फिर बर्तन खाली कैसे हुआ, तो पता चला कि बर्तन पलट के रखा हुआ है, कैसे उभरेगा। सेम उसी तरह का है, जो बच्चा अगर सीखना ही नहीं चाहता, उसके लिए कितनों बड़ा मास्टर क्यों ना आ जाए, दुनिया का सबसे अच्छे इंसान भी क्यों पहुंच जाए, फिर भी आपको नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि आप अपना बर्तन को ही पलट के रखे। बर्तन तो सीधा करिए, जो भी वर्षा की दुई बूंद होगा वो आपके अंदर जाएगा, ज्ञान रूपी जब ज्योति जलेगा तभी समझ में आएगा क्या सही और क्या गलत और क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना। तो वही है, पहले अपने ज्ञान की चक्षु को खोलिए। ये क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ये क्या है, आरटी एक्ट। बच्चों को किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दंड देने का सख्त खिलाफ है। आप इसको नहीं दे सकते दंड, उसको भय पैदा मत करिए। इसमें बच्चों का यही अचीवमेंट, ये इंट्रो होता है, इसी से मिलता है 1 से 2 नंबर, आपको 2 नंबर यहां से मिल जाता है। अब यहां से बॉडी पार्ट होता है, इसमें बच्चों को दंडित करने के विरुद्ध कड़ा कानून प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार बच्चों की गलतियों को अपराध नहीं माना चाहिए। यही बोले ना, बच्चा गलती भी करता तो उसका गलती नहीं है, वो आपका गलती है। बच्चा गलती भी आपका गलती है। बीरू, देखिए बीरू आ गया ना, बीरू का जो दृष्टांत पढ़ाए थे याद होगा, अनुसार बच्चों की गलतियों को बचपन के, ये अगर चर्चा करेगा ना तो ये SCTRT में चर्चा है ना, जो आपका बिहार सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं डीएलएड का जो आपका सिलेबस बुक दिए जाते हैं, तो उसके द्वारा जो इसका चर्चा किया गया उसमें बीरू को, जैसे एनसीईआरटी का बुक होता है ना, वैसे SCERT का बुक होता है, तो SCERT का जो बुक होता है उसी के हिसाब से चर्चा किया गया उसमें बीरू का। तो बीरू की चर्चा करेंगे तो टीचर समझ जाएंगे कि बच्चा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तब तो बीरू के बारे में जानता है। ये कि अब बीरू का कहानी नहीं बता दीजिएगा, शॉर्ट टाइप है, ये शॉर्ट टाइप में ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। कि बच्चों की गलतियों को बचपन का स्वाभाविक भूल मानकर उन्हें दंडित करने की बजाय प्यार और समझदारी से सुलझाना चाहिए, सिखाना चाहिए बच्चों को। उसका गलती नहीं है उसमें क्या है, ये एक प्रकार का उसका भूल है। आइए द्वितीय प्रश्न में आते हैं। अब आते हैं हम लोग 200 से 250 वर्ड्स में। अब आएगा मेन मजा, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। लॉन्ग टाइप में आते हैं। पहला, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। सामाजिक करें कि प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण के विस्तार में अंतर स्पष्ट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको लॉन्ग टाइप में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा सर, 10 नंबर का आएगा। इसमें डायग्राम जो होगा वो डायग्राम से ज्यादा आपको उसकी पार्ट्स को तोड़ना जरूरी है। उसकी पार्ट्स तोड़ेंगे, पहले बॉडी लिखेंगे, फिर उसका आपका जैसे इंट्रो करेंगे, बॉडी लिखेंगे, पार्ट्स तोड़ेंगे, पार्ट्स डिस्क्राइब करेंगे, फिर डायग्राम और फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर देखते हैं 10 में 10 कैसे नहीं आएगा, 100% देगा 10 में 10। पहला समाजीकरण के बारे में बताइए, फिर समाजीकरण के आगे प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का विस्तार में अंतर बताइए, फिर आगे डायग्राम लगा के आगे बढ़िएगा। समाजीकरण वह निरंतर चलने वाली अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, ये विकास बच्चों में हमेशा होते रहता है। समाज में कई तरह के होते हैं, लोग कहते हैं धोखा खाते हैं। धोखा कहाँ से खाते हैं आप, परिवार में, समाज में खाते हैं, अच्छी बात है, समझदारी बढ़ती है उससे। आप ऐसे भी लोग होते हैं समाज में, माता पिता क्या कहते हैं, बाबू समझ जाओ, बच्चे समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, वो आपको तुमको ठग लेगा, तुम्हारा ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो आप क्या होता है नहीं समझता है। बाद में जब खुद ठगाता है, समाज से प्रताड़ित होता है, तब कहता है कि नहीं मम्मी तो सही कहा करते थे, गुरुजी कहते थे कि समाज में इस तरह के लोग होते हैं। तो ये चीज आपको कब होगा, जो अनुभव से होता है। लेकिन आप जिंदगी उतना बड़ा नहीं होगा कि धोखा खा के संभलना सीखे। जिंदगी इतना बड़ा हो गया है, अब छोटा सा सीमित हो गया है कि आप समझाएं सामने वाला को धोखा ऐसे होता, उसी में समझ जाए कि होता कैसे। जरूरी है कि हर चीज को पहले आप अर्पण करिएगा, तभी उस चीज को समर्पण करिएगा। जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, विशेषकर एक बच्चा, अपने समाज समूह के मूल्य
कह कि जो मूल्य है, विश्वास है, मनोवृत्ति है, मानदंड है, उसका आगे भाषिक विशेषताओं का ग्रहण करता है, समाज के हर चीज को सीखता है, संस्कृति है, सभ्यता है, लोगों का मानदंड है, लोगों का विचार है, स्वभाव है, इस सब चीज को अपने शब्दों में लिखिए बहुत बेहतर रहेगा। ये सब बच्चा कहाँ सीखता है? अपने समाज में, आस पड़ोस से सीखता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही एक बच्चा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में खुद को ढालता है। एक ये नहीं समझता कि हम केवल बायोलॉजिकल चीज हैं, वो क्या है? सामाजिक प्राणी है, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में ढालता है। किसे? इसी तरह के सब चीज के समाज से लेकर के आगे करें। निर्विज्ञानी इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करें सांस्कृतिक हस्तांतरण मानते हैं, जबकि समाजशास्त्री इसे सामाजिक भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। ये बहुत अच्छा लाइन है, इससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा कि इसको दो तरह से माना गया, एक सांस्कृतिक हस्तांतरण और दूसरा माना गया सामाजिक भूमिका। ये किसको मानते हैं? ये निर्विज्ञानिक लोग मानते हैं कि बच्चा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जब वो बदलता है, जब वो सामाजिक रूप में सीखता है, जैसे बच्चा छोटा है, 2 साल का है, शिशुअवस्था है, तो फिजिकली डेवलपमेंट ज्यादा करता है वो। और फिर जैसे शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में जाता है तो उसे सामाजिक पारिवारिक सब कुछ आने लगता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मान करके उसको कहते हैं कि वो सांस्कृतिक हस्तांतरण भी करता है और साथ ही में सामाजिक भूमिकाएं भी सीखता है उसको। पहला प्राथमिक समाजीकरण, और भी लंबा खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखिएगा 200-250 शब्दों में जाना है। आप डीएलएड कर रहे हैं, आप एमएड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बीएड करेंगे, फिर बी आपके सभी बड़े कोर्स होते हैं, बीएड होते हैं, एमएड करते हैं। एमएड में एक एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, 20 नंबर का। उसमें जाकर के जो डिस्क्राइब करते थे, तो एक एक क्वेश्चन को बनाते थे कम से कम 12 पेज में, 17 पेज में। 12 पेज 10 पेज से नीचे होने ही नहीं देते थे कोई क्वेश्चन का। करीब करीब 2 से 3 डायग्राम यूज करना था, उसके पार्ट्स तोड़ना था, कंक्लूजन तक पहुंचना था, बॉडी तोड़ना था, पार्ट्स तोड़ने के बाद उसका पार्ट्स को भी तोड़ना था। इतना लंबा क्वेश्चन लगी कि हाँ वो टीचर अगर वो मुद्दा लेके उतर गए ना तो क्लास में 2-2.5 घंटा तक बोल देंगे उस मुद्दा पर। इतना ज्ञान होना चाहिए टीचर में। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? डीएलएड। डीएलएड में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, आप जनरली जितना समझाते उतना कर लीजिए, 85% 90% मार्क्स आपका श्योर है, सुनिश्चित है कि रहेगा। लेकिन हाँ बेहतर राइटिंग भी होना चाहिए कला के साथ साथ भी। तो अभी से लिखना शुरू करना है आपको, नहीं कि आप एग्जाम आएगा तब लिखना शुरू करेंगे। समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, और द्वितीय यानी कि प्रवृत्ति समाजीकरण होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो क्या होता है। पहला, बच्चा शुरू कहाँ से करता है? शुरुआती चरण जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, वो क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। इसमें कारक कौन कौन होते हैं? परिवार, माता पिता, पड़ोस, समुदाय, यही चीज से बच्चा सीखता है। समुदाय, पड़ोस है, रिश्तेदार हैं, ये सबसे। महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? माता, इसका मुख्य चीज होता है। नींव क्या होता है? धर्म, संस्कृति, जेंडर, जाति, बुनियादी व्यवहार होते हैं, इस सब के बारे में। अगर इसको और तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना लंबा मत कीजिएगा। आप डीएलएड में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप हम पहले ही बोले बीएड एमएड आप नहीं दे रहे हैं। 200-250 शब्दों में ही लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। द्वितीय प्रवृत्ति समाजीकरण क्या है? यानी कि आपको पढ़ाना है 1 to 5 और 6 to 8 के बच्चा को, 6 to 8 के बच्चे को तक सोचना है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है आपको। आगे उत्तरवर्ती काल होता है, ये क्या होता है? गौर करिएगा, शुरुआती चरण जो होता है यह पूर्व होता है, पूर्ववर्ती काल, और इसको उत्तरवर्ती काल कहते हैं। ये बाल अवस्था के बाद होता है। कारक क्या होता है? विद्यालय, मीडिया और राज्य, इससे सीखता है बच्चा। अपने समाज में जाता है और सामाजिक चीज से सीखता है, विद्यालय सीखता है, मीडिया से, राज्य से। महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? शिक्षक, सहकर्मी और संस्थाएं, ये मेन है। टीचर अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा का मेन जो विकास होता है वो यहाँ से ज्यादा सामाजिक विकास यहाँ होता है द्वितीयक में। और यही अगर आप ही खराब होइएगा तो क्या सिखाइए, कैसा संस्कार दीजिएगा बच्चा को? आप खुद जो है प्रे करने के दरमियान, प्रार्थना करने के दरमियान 2 मैम खुद अगर हंस रही है तो बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा भी सलमा वाली बता तेरी कहानी है कि सलमा भी है, सुरेश भी है, वो भी देख रही है कि मैम खुद हंस रही है प्रेयर के दरमियान में, तो हम क्या करेंगे? मैम खुद टीचर से झगड़ा कर रहे हैं क्लास न लेने के कारण, छुट्टी होने के कारण। अब आपको छुट्टी लेना है, कहीं जाना है, तो आप खुद टीचर से बहस कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है सामने, तो इस सबसे बच्चा क्या सीखेगा? आपको बहुत बड़ा किया है। सहकर्मी और संस्थाएं, और उसका दोस्त कैसा है? आप बैच में भी अवलोकन करते रहे कि भाई किसके साथ कौन बैठ रहा है, कौन बच्चा किस प्रवृत्ति का, किस तरह का। और संस्थाएं आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, बच्चा हर चीज सीखेगा। सीख क्या है? व्यापक नियम सीखना, औपचारिक शिक्षा, सामाजिक भूमिकाएं, इस सब का। अब इस पर एक सुंदर सा डायग्राम बना दीजिए, कैसे करके डायग्राम बना दीजिए, जहां पे पहला लिख दीजिए प्राइमरी सोशलाइजेशन। बच्चा क्या करता है? यहां से पहला आता है, उसका बच्चा जो है कहां कहां से कैसे कैसे सीखता है, इसको डायग्राम अच्छा बना कर कैसे ऐसे करके दीजिए, देखिए ना, ऐसे करके बनाइए तो बहुत सुंदर सा बनाइएगा। इससे क्या होता है? 2 नंबर यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा, फिर आपको 2 पार्ट्स तोड़े, यहाँ से 2-3 नंबर मिल गया, फिर आपको ये लिखिए उससे मिल गया, और लास्ट में कंक्लूजन, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो जब भी करेंगे तो पहला इंट्रो और इंट्रो से मिलेगा आपको 2 से 3 नंबर, फिर आगे उसका काइंट्स तोड़िएगा, इससे 2 से 3 नंबर,
और फिर डायग्राम से 203 नंबर, और आपको लास्ट में 102 नंबर कंक्लूजन, लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष आप क्या सीखें, इससे क्या चीज होना चाहिए, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, यही आपको 10 में 10 दिलाता है। कितना आसान है सीखना, लेकिन हाँ जब इसको आप बेहतर करेंगे तब, जब रूल पढ़े रहेंगे, क्लास किए रहेंगे तब। अब ये नहीं सोचेगा कि हम सर ऐसे में तो बेहतर कर लेंगे, अरे अच्छा है, बिना गुरु का भी ज्ञान होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया, ऐसे आप इतिहास में देखा गया कि आप ऐसा नहीं कहते हैं कि आप क्लास करिए चाहे बेहतर करिए, आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन करने के लिए किसी का मार्गदर्शन होना जरूरी है। जैसे अगर हम कहीं पे निकलते हैं रोड पर, तो अगर हम वो अनजाना जगह, हम कभी गए नहीं हैं, अब उसमें हमको डर रहता है कि भाई जाना कहाँ है हमको, तो इस जगह जाना, वो जगह आगे आएगा कि पीछे जाएगा, कभी हम गए भी नहीं है, तो क्या करते हैं अपने मन से अगर निकलते हैं तो थोड़ा सा मन में भय रहता है कि आगे नहीं तो निकल गए, पीछे नहीं तो छूट गया वो चीज, आप किसी से पूछ लिए तो क्या होता है, वो एक यकीनन हो जाता है कि चलो भाई अच्छा, तो वही गाइडर होता हो जिसे पूछते हैं, वही टीचर्स है। नहीं तो अपने मन से चलेंगे तो क्या होता है भाई, कर तो लेंगे हम, चल तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा, थोड़ी आपका गुणवत्ता जो होती है वो 100% नहीं देने को बनता है। और वही कोई गाइडर मिल जाए या कोई ऐसे लोग मिल जाए जो पहले कभी गया था वहाँ, वो आपके साथ में है, तो आपको हिम्मत आया था कि चलो भाई ये टीचर्स हैं, ये बहुत आगे हमने जैसे बच्चा को पढ़ाए हुए हैं, इनके पास उतना गुणवत्ता है, तो इनके मार्गदर्शन में रहेंगे तो बहुत बेहतर करेंगे। यही कारण लोग क्लासेस ज्वाइन करता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा नहीं पढ़ा लिखा हुआ, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है। अगले में आ जाओ बाबू, नेक्स्ट नंबर 2 कहेगी बचपन की अवधारणा समय और स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रही, ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर इस कथन की विवेचना करिए। यह 100% है कि बच्चा में क्या होता है, विकास हमेशा निरंतर चलता है। बच्चों का विकास कब से होता है, जन्म से लेकर के मरण तक में विकास तो हमेशा, ग्रोथ अलग चीज, वृद्धि अलग है, विकास अलग है। वृद्धि जो होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज होता है, लेकिन विकास कभी सीक्वेंस वाइज नहीं होता। 10 साल का बच्चा को भी समझ में आ जाएगा जो बुजुर्ग वाली बात करेगा। कई बार सुनते होंगे परिवार में कहते हैं कि बड़े तुम तो बड़ी समझदार की बात कर रहे हो, समझदार की बात कर रहे हो तुम। तो बच्चा विकास जो होता है वो जरूरी नहीं है, लेकिन विकास निरंतर होना जरूरी होता है, वो हमेशा होते रहता है, मरते दम तक इंसान का कुछ ना कुछ बुद्धि खुलता है। लेकिन जो बच्चा में जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, वो वृद्धि एक सीक्वेंस वाइज होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया है कि प्रौढ़ावस्था में चल जाएगा, नहीं जाएगा जी, वो धीरे धीरे बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में धीरे जाएगा। तो यही कहते हैं कि वृद्धि एक सीक्वेंस में होता है, लेकिन विकास जरूरी सीक्वेंस में, लेकिन सतत होता है। अब वृद्धि सतत नहीं होता, वृद्धि क्या हो, एक लिमिट पर जाके रुक जाएगा। यहाँ जाके बच्चा जवान हो गया, अब जवान होने के बाद उसका वृद्धि नहीं होगा, अब क्या होता है वो धीरे धीरे अपना ओल्ड स्टेज में जाके घूमना शुरू कर देगा। तो ये लिमिट होता है, लेकिन विकास लिमिट नहीं होता, विकास सतत चलते रहता है। जैसा संगत में आओगे वैसा सीखोगे, जैसा जिंदगी में निभाओगे वैसा आप धोखा खाओगे वैसा सीखोगे। तो ये सब चीज क्या होता है, निरंतर चीज होता है। तो ये क्या करा कि बचपन की अवधारणा समय और स्थान, अवधारणा में समय और स्थान सबसे बड़ी चीज होता है के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है, ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर इस कथन की विवेचना करी। जैसे देखिए कि बचपन की अवधारणा समय और स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है, यह कथन करेगी पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में बचपन का अलग अलग नजरिया से देखा गया है, और यह भी कहा गया कि सतत विकास होती रहती है, लोगों में विकास हमेशा होती रहती है, वो निरंतर होती रहती है। बात करें हम जन्म से लेकर के मरण तक की, बहुत बात हम एक्स्ट्रा भी बताते हैं जो आप उसमें डाल सकते हैं क्वेश्चन में, बेहतर रहेगा। और उसको पूरा अच्छा से तोड़िए, तब बताइए कि जैसे प्राचीन काल की बात हम करें, भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें, मध्य युग से पूर्व की बात करें, और लास्ट में निष्कर्ष आपको निकालना। तो यहाँ पे जो प्राचीन काल में क्या बताते, प्लेटो बताते, यही बताते कि पहले के जमाने में भाषाओं में खिलौना, सुरक्षा, मनोविज्ञान की प्रति संवेदना, यही ना बताए थे प्लेटो ही ना, कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जो घर बनाते थे उस घर का रास्ता जो होता है, गेट जो होता था, मेन डोर रोड साइड में नहीं देते थे, घर के दूसरे साइड में देते थे ताकि बच्चे को प्रोटेक्शन मिले। खिलौने बच्चे को पहला हुआ करते थे, मिट्टी खिलौने, लकड़ी का, ठीक ना, तो वो सब आपको पूर्ण विकास के लिए बच्चों को ये समय देते थे। दादा दादी हुआ, झूला हुआ करता था, इसी करके रस्सी बांध करके, बनेरी में रस्सी बांध करके आदमी झूला झुलाया करता था बच्चों को। ये और ये बचपन में याद होगा आप लोगों में से बहुत बच्चे जानते होंगे, बचपन में बच्चा को एक चटनी दिया जाता था। चटनी समझते हैं, वो चटनी नहीं जी, सॉस वाला नहीं, एक लकड़ी का होता। आप में से कितने बच्चे ये चीज जानते हैं, जरूर बताइएगा कि चटनी जो होता है वो लकड़ी का ऐसा होता था। अब वो तो नहीं आता, दोनों बगल ऐसे करके रहता था, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे लकड़ी आता था, ऐसे करके यहाँ, ऐसे करके यहाँ, ऐसा, और ये मल्टी कलर में होता था। दादी से पूछिएगा कि दादी बचपन में जो बच्चा रहता है शिशुआवस्था में 0 से लेकर के 2 साल तक में, उसको एक चटनी दिया जाता था लकड़ी का। वो लकड़ी की चटनी क्या होता था जरूर पूछिए, वो बताएंगे। उसमें कई बार होता था कि माँ शहद लगा दी, बच्चे उसी को मुंह में रख ले रहेगा, बड़े दिन वही करते रहेगा।
तो ये चीजें बचपन में ये सब क्या था, उस जमाने की यूज था जहाँ पे मतलब कई प्राचीन काल की सब सभ्यता थी, उस हिसाब से चलता था। हड़प्पा सभ्यता की बात इसमें अच्छा से डिस्क्राइब करें, इसमें जितना बैच पढ़ाए हैं उसमें से अगर आप जितना पढ़ाए उसमें 20% अगर आप लिख दीजिएगा, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ क्या, सूरदास, स्वाभाविक प्रवृत्ति की समझना, कल्पना की दुनिया में महत्व। सूरदास क्या कहते थे कि बच्चा का गलती जो होता है वो अच्छा चीज है, और जबकि माता यशोदा क्या कहती थी कि नहीं मेरा बच्चा लल्ला लल्ला जो है, मेरा लल्ला बहुत बदमाश है, ये करता है वो करता है, इसकी शरारती बहुत है। तो ये इनको निगेटिव में लेते थे कि बच्चा बहुत बदमाश है, चिंता करती थी, बहुत ही मतलब कहीं तो टेंशन में रहती थी। लेकिन वही सूरदास क्या करते थे, देखकर हंसते थे। जैसे अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, वो भाग रहा है, उसकी दादी उसके पीछे दौड़ रही है, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ, तो दूसरा लोग देखेगा तो क्या करेगा, उसको हंसी आएगा, देखो छोटा बच्चा भाग रहा है, दादी उसके पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन दादी को पूछेंगे, दादी कहेगी आज इसको बदमाश को छोड़ेंगे नहीं, आज हमको बहुत तंग किया है ये, आज पकड़ा जाए खाली हमको। तो दादी क्या कर रही है, उसको मतलब गुस्सा में ले रही है, उसको निगेटिव में ले रही है। लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं कि देखो बच्चा भाग रहा है, दादी उसके पीछे पीछे भाग रही है। वही चीज है, स्वभाव में अलग अलग तरह से लोग पहले भी जानते थे। अब माता यशोदा की बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे सूरदास की बात करेंगे, जो इतना वर्णन किए श्री कृष्ण की बचपन बाल का कि कहीं तो एक बार आप पढ़ेंगे तो लगेगा वाह कितना बेहतर बचपन का वर्णन किए ये। उनका हर एक अदाएं जो है वो लोगों पर फिदा हो जाते थे। तो ये चीज है, तो ये बड़ी अच्छा पॉजिटिव लेते थे, ये उनका निगेटिव लेते थे। फिलिप एरीज ने क्या कहा अभी जस्ट हम बताएं कि बच्चा को स्वतंत्रता दीजिए, उसको जीने के अधिकार दीजिए, उसको खुल करके जीने दीजिए, डांटिए नहीं उसको। ये सब चीज अभी आरटी एक्ट जो है तो क्या बताता, इसी तरह की गुणवत्ता दे रही है। तो फिलिप एरीज तो पहले ही बता दिए थे, आज हम लोग नया कौन चीज कर रहे हैं, उसी को लेकर के इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, नया बना नहीं रहे हैं, बात देख रहे हैं। तो नया कुछ कुछ जोड़ रहे हैं उसमें, मेन तो हम लोग का मूल मिल चुका है, घर दादा परदादा का, आप खाली रिपेयर कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, रिपेयर कर कर कहीं कहीं टोटल बना दिए, नया नहीं बना रहे हैं, नई तरीका नहीं दे रहे, उसी को डेवलप कर रहे हैं हम लोग। पहले फिलिप रीजर बता चुके हैं, इस बैच में कितना अच्छा समझा दिए थे। फिर निष्कर्ष दे दीजिए, अच्छा से निष्कर्ष निकाल दीजिए, सब क्वेश्चन है जी, गर्दा उड़ा दीजिएगा सब लोग। अगले हमारे बाबू, समाज में बचपन को देखने की विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। बीरू और सलमा की कहानी बताए थे, सलमान का के दृष्टांतों के आधार पर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पे एक स्पष्ट चर्चा किया है बीरू का, सलमा का और सलमान का। बीरू का कहानी याद है जो आम तोड़ने गया था, सलमा और सलमान का याद है, सलमा और सलमान जो शहर में रहा करते थे अपने पिताजी के साथ में, अचानक से घर आए, गांव आए तो देखे कि भाई हम तो शहर में इस उम्र में खेल रहे हैं, गांव का बच्चा तो काम कर रहा। आपको वहां पे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग थे, यहाँ गांव में खेत में देख रहा है, देख रहा है कि बच्चा खेत में जा रहा है काम करने के लिए, बच्चा घर में झाड़ू लगा रहा है, बर्तन धो रही है दूसरी बच्ची है वो। आज सलमा ये चीज को देख करके समझ नहीं आ रहा उसको कैसा, वो देख रहा कि भाई हम तो सीधे उल्टा हो रहा है, शहर के तुलना में इसकी आजादी खत्म है, इसका बचपन खत्म हो चुका है, जो उम्र है खेलने के लिए उस उम्र में आदमी बच्चा खेल करने का काम कर रहा है। बताए ना वो दर्द, समझिए दर्द क्या होगा जिस खेलने की उम्र में बच्चा खिलौना की दुकान में अगर काम कर रहा होगा। वो दर्द बताइए कि दर्द कैसा होता होगा कि खेलने की उम्र में बच्चा खिलौना के दुकान में काम कर रहा होगा। सोचिए उसकी बचपन की आजादी कहाँ गया है। तो कहते हैं सर नसीब है, नसीब नहीं है, ये आपको सामाजिक प्रवृत्ति है। आपको माता पिता, आज एक पिता क्या करता है हर परिस्थिति से, थोड़ा बीमार भी है तो कुछ करता है कि हम काम पर जाए कि मेरे बच्चा का जो बचपन है वो कहीं छीन ना जाए, होता है कि नहीं। मम्मा चाहती है कि हम पूरा काम करें, दिन भर काम करेंगे, लेकिन बच्चा जो है उसको हम बहुत बेहतर करेंगे। हर इंसान चाहते हैं पढ़ाएं बाल बच्चा को, बेहतर करें, अच्छी टीचर के साथ में रखें ताकि उनका अच्छा मार्गदर्शन हो, अच्छा संस्कार है, अच्छा विचार बने, ठीक है। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाते हैं, वही चीज होता है। तो यहाँ पे सलमा की और सलमान की कहानी इतना बेहतर बताए थे, वो आप बहुत अच्छा सीखे भी थे होंगे। बीरू की कहानी सबको अच्छा स्पष्ट कर दीजिए, इतना अच्छा कुछ कहने का नहीं। तो पहले क्या करिए, जैसे एक लाइन में यहाँ पे हम आपको दिए हैं इंट्रो, तो इंट्रो क्या करिए आप 2 से 3 लाइन में तोड़िए, 2 से 3 लाइन में इंट्रो तोड़िए। तब यहाँ पे करेगी जो सामाजिक दृष्टिकोण को, यहाँ पे सजमन है लिखा हुआ है, सामाजिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सामाजिक जो दृष्टिकोण है, सामाजिक के दृष्टिकोण के हिसाब से समाज के दृष्टिकोण कर दीजिएगा, समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से यहाँ लिखा भी है, समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से। बीरू का दृष्टांत क्या था, मानसिक स्थिति कैसा था, ये देखिए दंड नहीं देना है। बीरू क्या किया था, आम तोड़ लिया था, तो क्या किए गांव के जो पंचायत के लोग थे वो क्या किए, उसको डांटे मारे उसको। लेकिन क्या करना था, सुधार। तो फिर टीचर साहब क्या सिखाए थे टीचर कि नहीं इसको मारना नहीं है, इसका भूल है, स्वभाव है इसका, तो इसको सुधारना जरूरी है। सलमा और सलमान का दृष्टिकोण क्या था, धनी परिवेश में, रिच इन्वायरमेंट में खेलने कूदने की आजादी था, बचपन शहर में रहा करता था। वहां से जब अचानक उसके पिताजी का वहां पे जो है जो जॉब कर रहे थे वो जॉब
खत्म हो गया तो गांव आ गए। तो गांव आ गए तो फिर क्या देखे, वहां पर गरीब परिवेश देखे और फिर देखे कि यहाँ तो बचपन छीना जा रहा है, वयस्कों की जिम्मेवारी दे रहे हैं बच्चों को। छोटा बच्चा है तो भाई काम कर रहा है, यहाँ पे बच्ची है तो बर्तन धो रही है, पोछा लगा रही है, ये चीज वहां देखा। इसका तो इतना अच्छा कर दिए थे हम आपको, क्लास पढ़े होंगे आप, बेहतर किए होंगे, इतना बेहतर इसको डिस्क्राइब करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसलिए आपको बुकलेट सबको मिल गया, बुकलेट सबको दे दिए, सब बुकलेट में और अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ, गाइड भी बन रहा है, गाइड भी मिलेगा आप लोग को, और प्रीवियस ईयर तो भाई बनाना ही बनाना। आइए नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे कि बाल अधिकारों की आवश्यकताओं, कह रहे कि आवश्यकता जो है क्यों है, ये चाइल्ड राइट्स जो है इसको क्यों आवश्यकता है, बच्चे को अधिकार होता है वो क्यों आवश्यकता है। भारतीय संविधान और प्रमुख बाल अधिकारों के संदर्भ में विस्तृत वर्णन करिए कि बाल अधिकार जो है, प्रमुख बाल अधिकार क्या है। जीने का अधिकार दीजिए, राइट टू सर्वाइवल करिए, स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, पहचान, ये सब बच्चा का अधिकार है। अगर आप उसको इलाज नहीं कराते हैं तो आप सही नहीं हो गार्जियन, या उसको पर्याप्त पोषण नहीं देते हो, सही रूप से उसको खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, आप उसको क्या मिलना चाहिए। बच्चा अगर मान लीजिए 1 साल का है, 1.25 साल का है, तो आप उसको देखिए, समझिए इसको क्या क्या खाना होना चाहिए। आप ये नहीं कि आपके घर में जो है सूखी रोटी वो खिला देते हैं, चावल नमक खिला देते हैं, ऐसे कैसे होगा, बच्चा में क्या पोषण होगा। कल को वही बच्चा ना शारीरिक विकास कर पाएगा, फिर आगे नहीं मानसिक विकास कर पाएगा। आप कहते हैं सर हम 4 बार पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं आता है, क्यों नहीं समझ में आता आपको। एक तो परिस्थिति होती है कि आपका शारीरिक विकास बेहतर नहीं हो रहा, आपका समुचित आहार नहीं आपको मिल रहा है, आप फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप सही समुचित आहार नहीं, जैसे खाओगे अन्न वैसा ही तेरा तन, वैसा ही तेरा मन, मेरी ये कहावत ध्यान रखें। तो आपको क्या है, सबसे पहले देखना क्या, फिजिकली चीज को ध्यान रखना, ये अधिकार है आपका। फिर क्या करना, विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, शिक्षा का, सामाजिक का, संस्कृति का, ये सब विकास बच्चों में होता है, समाजीकरण का, इसका अधिकार बच्चों में, और ये होना चाहिए। नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हो। आप उस उम्र में बच्चे को समाजीकरण होना चाहिए, जिस उम्र में आप जाकर काम करवाते हो बच्चे को, तो गलत हो रहा है। संरक्षण अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का, कि शोषण के दुर्व्यवहार की मुक्ति दिया जाए, उसको बच्चे को शोषण नहीं करिए, उसको डांटिए नहीं, उसको भय नहीं पैदा करिए, गलत है ये चीज। आगे सहभागिता का अधिकार, राइट टू करेंगे पार्टिसिपेशन, अपनी बात रखना है, उसको बात रखने का आजादी दीजिए। हम बोले भी थे आपको पीछे कि बच्चा अगर कोई चीज सुनता है तब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आप अगर कोई चीज बोलते हैं तो बच्चा ध्यान सुनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। पीछे बताए थे बड़ी अच्छी बात कि आप जो क्लास में बोलेंगे तो यकीनन मान के चलिए बच्चा ध्यान से नहीं सुनता होगा, इसलिए 2 बार 3 बार करके समझाइए। लेकिन बच्चा अगर 1 बार बोलेगा तो आप ध्यान सुनिएगा, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा होगा, उसका कैसा इन्वायरमेंट अगल बगल बन रहा है, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, ताकि क्या हो आप बेहतर उसको समझ पाइएगा। मास्टर है, मालिक है आप उसके दिमाग का, तो उसको समझिए। फिर उसके गार्जियनों से मिलते हैं, आप उसको देखते हैं। बच्चा में केवल यही नहीं कि आप मानसिक विकास करते हैं, आपके बाप में बच्चा का शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आपके धार्मिक, हर तरह का विकास होना चाहिए। तब बच्चा जाके आगे चल करके एक अच्छे नागरिक बनता है, फिर आर्थिक विकास सोचता है क्या करना है, कैसे रोजी रोजगार करना है, पैसा कमाना है। बच्चों को समाज का सबसे कमजोर वर्ग माना जाता है, इसलिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए बाल अधिकार अत्यंत आवश्यकता है। बच्चों को कमजोर वर्ग नहीं मानना है, कमजोर वर्ग है सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ, सब तरह का विकास, सर्वांगीण विकास, हर तरह का विकास बच्चों में होना चाहिए, और वो विकास उसका अधिकार है, ठीक ना, अधिकार है। स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए, पोषण का होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, बच्चों में संरक्षण का होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए, सब रंग का विकास होगा, क्या कहते हैं सर्वांगीण विकास कहते हैं। अधिकार, आधुनिक समय में बाल कल्याण दया तरह से बाल अधिकारों कानूनी की दृष्टिकोण से बदल गया है। बच्चे देश के भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी हैं। वो देश के भविष्य नहीं है, वो वर्तमान है, अभी है, उसको आगे की तरफ नहीं टालिए, वो अभी उसको अच्छा करिए। आज बेहतर होगा तभी कल बेहतर होंगे, कल के इंतजार में बैठे रह जाएंगे, कल कभी बीत नहीं होता ही। भारतीय संविधान का संदर्भ क्या है, इसको अच्छा से करिए। अनुच्छेद 21 को, इसको बड़े अच्छा से डिस्क्राइब करिए, याद रखिएगा, ये सब फैक्ट है। फैक्ट को जब कंसेप्ट से जोड़ते हैं तभी जाके बेहतर कला मिलती है लिखने का। तो ये आपको याद रखना है कि 21A में क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का संज्ञान लेना, उसको चीज समझना, उसको काम करने नहीं देना, बाल मजदूरी नहीं है, गलत है। तो ये सब बाल विवाह होना गलत है, ये सब चीज को देखिए, तब इसको डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग वर्णन, मेन फैक्ट ध्यान रखिए, कंसेप्ट में जोड़िए। देखते हैं लीडर लोग जो स्पीच देते हैं कभी जाकर देखिए रैली यार में, तो क्या करते हैं पता है, मेन फैक्ट को वहां पर देखेंगे पोडियम पे लिखा रहता है उनके सामने, और बाकी अपने जोड़ते हैं। कई नेता ऐसे होते हैं कि एक लाइन पढ़ देते हैं, वो जो अफसर तैयार करके देता है स्पीच उसको एक लाइन पढ़ देते हैं। कई नेता ऐसे होते हैं जो उसमें से मेन जो लाइन देखते हैं, फैक्ट देखें और बाकी अपने बोलेंगे। अब हमको कहना है, सपोज मानिए कि मैंने पिछले साल 14,312 परिवारों को घर मुहैया कराया है अपने डिस्ट्रिक्ट में,
तो गौर करिएगा, तो उसको नहीं याद है 14,212, ये नहीं याद है उसको, तो क्या करेगा, उसमें देख लेगा, वो नेता स्पीच देने समय देख लेगा कितना है 14,212, ठीक है। तब क्या करेगा, अपने से बोलेगा कि मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मुहैया हो, ताकि घर बेहतर हो, बस आप लोग घर में बेहतर रह पाए, अपनी सुरक्षा बेहतर कर पाए और फिर समाज में आगे विकास कर पाए, जिसके लिए मैंने पिछले साल 12,200 ऐसे करके बोलेगा, वो चीज होता है उसके पास। तो फैक्ट ध्यान में रखना पड़ता है। आप कहेगा हम लिख ले जाएंगे परीक्षा में, मार देगा परीक्षा में, देखेगा तो कौन, टीचर्स वहां जो गाइड करते रहते हैं वो आपको डांटेंगे, ऐसा डांटेंगे तो आपको शर्म आएगा कि टीचर बनने वाले हो, चोरी करते हो सब। लेकिन वही चीज आजकल कौन डांटने वाला भी नहीं है, अच्छा डांटने वाला भी कोई मिले तो संभलेंगे। डांटने वाला कोई अच्छा ही होता है, लेकिन आजकल कौन मिलता है ऐसा। बच्चों का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो उन्हें जैविक प्राणी से जिम्मेदार नागरिक बनाती है। वाह, कितना अच्छी बात है कि बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, विद्यालय और मीडिया की भूमिका। वाह, ये तो आप ऐसा क्वेश्चन है कि खोआ की तरह है, एकदम रसगुल्ला, ये तो मिलेगा तब पूरा धक दीजिएगा। अच्छा, लेकिन अच्छे शब्दों का यूज करिएगा, अच्छा डायग्राम यूज करिएगा। देखिए डायग्राम ऐसे बनाना है आपको, सुंदर से शब्द लिखना है, सुंदर डायग्राम बनाना है, फिर लॉन्ग टाइप में डिस्क्राइब करिए माता पिता का और परिवार का क्या अधिकार होता है, कैसे बच्चे यहाँ डेवलप करते हैं। चार से 2 से 3 लाइन यहाँ लिख दीजिए, 2 से 3 लाइन यहाँ लिख दीजिए, 2 से 3 लाइन यहाँ लिख दीजिए, 2 से 3 लाइन यहाँ लिख दीजिए और लास्ट में कंक्लूजन मार दीजिए। चलिए, तो आज की इस क्लास करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बड़ी अंदर से आत्मा प्रसन्न हो गए होंगे आप कि बेहतर हुआ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। कि जरूर आप सीखिए, बेहतर सीखिए, और जो भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो आप डीएलएड के कोर्स कर रहे हैं, उन तक जरूर एक बार वीडियो को शेयर करिए। ये आप लोग का अधिकार है और ये मेरा अधिकार आप पर है कि भाई हम आपको पढ़ाते हैं इतना बेहतर से, तो आपका ये ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है, प्यार बनता है, सपोर्टिंग बनता है कि आप जरूर लोगों को बताइए, ताकि सब पढ़े, सब बढ़े, सबका साथ, सबका विकास। चलिए, तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।